नमस्कार दोस्तों, मैं धनुष साथ आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के बाल विकास के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम लोग विभिन्न परीक्षाओं जैसे टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए बाल विकास के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आने वाले सीजीटेट 2025 एवं शिक्षक भर्ती 2025 एवं सीटेट 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन देखिए, स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? स्नायु मंडल मतलब न्यूरल। ये क्या होता है? मांसपेशियों और तंत्रिकाओं का समन्वित क्षेत्र को कहते हैं स्नायु मंडल। स्मृति मतलब मेमोरी, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन बोलते हैं, ठीक है। और समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, ये सभी मानसिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो इसे आप याद रखेंगे। इसका सही जवाब है सी वाला, मतलब ओंड ने किया। इसके अलावा आप अन्य पर भी याद रखेंगे। अल्टन ने बुद्धि और आनुवंशिकता के बारे में सर्च किया है। कर्ट लेविन की बात किया जाए तो इन्होंने फील्ड थ्योरी दिया है, ठीक है। कर्ट लेविन ने क्या दिया है? फील्ड थ्योरी दिया है। और वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, मतलब उन्होंने मानव व्यवहार को अध्ययन का मुख्य विषय बनाया। तो ये वाटसन के बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है करके याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो एनसीएफ 2005 से संबंधित प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे, अच्छे से पढ़ लेना। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि त्रुटियां इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये किस लिए कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, शिक्षकों को छात्रों को दंडित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। ये बिल्कुल गलत है। एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिनके द्वारा छात्रों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के समूह में बांटा जा सके। तो केवल पास और फेल सुना देने के लिए परीक्षा लिया जाता है जिसमें त्रुटियां महत्वपूर्ण है। ये भी गलत है। तीसरा है, बालक की विचार प्रणाली को अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधान प्राप्त करने में सहायक होती है। तो ये बिल्कुल सही है, तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि त्रुटियां जो है उनके विचार प्रणाली को अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और वो सही जवाब प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करता है। प्रश्न है, एक कबूतर को हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए प्रशिक्षित किया गया। अब यदि वह सभी रंगों के प्रकाश बिंदु पर चोंच मारता है तो यह घटना है, ठीक है। हरे प्रकाश पर चोंच मारने के लिए सिखाया गया और वो सभी पर चोंच मारता है, तो ये क्या चीज़ है? ऑप्शन है उद्दीपन सामान्यीकरण, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण, सामान्यीकरण, प्रवणता और विभेद। तो इसका सही जवाब है दोस्तों उद्दीपन सामान्यीकरण। इसमें क्या होता है, एक क्षेत्र में सीखी गई प्रतिक्रिया को अन्य पर भी लागू करता है, ठीक है। तो यही है उद्दीपन सामान्यीकरण और ये इसका सही जवाब है। प्रतिक्रिया सामान्यीकरण क्या होता है? एक ही उद्दीपन पर अलग अलग प्रतिक्रिया देना, ठीक है। एक ही उद्दीपन है और उस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो प्रतिक्रिया इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा ऑप्शन जो सामान्यीकरण प्रवणता का मतलब होता है भ्रमकारी विकल्प, मतलब व्यवहारिक सिद्धांतों में ये शब्द नहीं चलता है। विभेदन यह प्रक्रिया तब होती है जब व्यक्ति केवल एक विशिष्ट उद्दीपन पर प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। तो ये होता है विभेदन या विभेद। तो सही जवाब क्या हुआ इसका? उद्दीपन सामान्यीकरण। अगला प्रश्न देखिए, भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है, ठीक है। तो इमोशन इज एक्सप्रेस के थ्रू, इमोशन किसके थ्रू एक्सप्रेस होता है? तो भाषा द्वारा, हाव भाव द्वारा, चेहरे की भाव अभिव्यक्ति द्वारा, और इनमें से सभी। कई बार जल्दबाजी में क्या करते हैं, हमने पहला ऑप्शन दिया और टिक देखा और टिक लगा दिया, जबकि नीचे दिया है इनमें से सभी।
तो ये सही है। इमोशन जो है इन सभी के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब होगा डी वाला है। बधिर बालकों द्वारा सीखे जाने वाली मानक दृश्य सांकेतिक भाषा की अनेक विशेषताएं समानता रखती है। बधिर बालक किसे कहेंगे हम लोग? जो बहरे हैं, मतलब सुन नहीं पाते हैं, वो लोग किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं और वो भाषा किससे समानता रखती है? दृश्य मुखर भाषा, उद्दीपक मुखर भाषा, श्रवण मुखर भाषा और स्थानीय मुखर भाषा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों दृश्य मुखर भाषा। मतलब ये एक तरह का सांकेतिक भाषा है जो हाथ के संकेत और चेहरे के हाव भाव के द्वारा अपने भाव की अभिव्यक्ति करता है। अगला ऑप्शन जो उद्दीपक मुखर भाषा है, ये शब्द मनोविज्ञान में नहीं आता है। श्रवण मुखर भाषा मतलब सुनने और बोलने की प्रक्रिया पर आधारित है, जो कि बधिर के लिए उपयोगी नहीं है। और स्थानीय मुखर भाषा किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा पर आधारित होते हैं, तो ये भी सही जवाब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है दूसरों से संपर्क बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिप्रेरक कहलाता है। ठीक है, तो कांटेक्ट विथ अदर्स, तो दूसरों से संपर्क बनाने के लिए जो प्रेरणा होती है वो क्या चीज होती है, किस क्वालिटी के कारण वो चीज आ सकता है? तो निर्भरता, आत्ममुखरता, प्रभुत्व, समूह प्रियता। तो जिस व्यक्ति में समूह प्रियता का गुण होगा, ठीक है, वो दूसरों से संपर्क बनाने के लिए मोटिवेशन जो है उसको मिल ही जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? डी वाला। अगला प्रश्न है एक बच्चे की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100, मतलब 12 बटे 10 गुणित 100। तो आ जाएगा बुद्धि लब्धि। 10 को 100 से घटा देते हैं, 10 एकम 10, 10 दहाम 100, तो 12 दहाम 120। तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन देखिए, इसका सही जवाब है दोस्तों थस्कन। थस्कन ने कहा है कि बुद्धि 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं का युग्म है। अन्य को भी जान लीजिए उन्होंने क्या क्या चीज कहा है। तो गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, ठीक है। इन्होंने भी कहा है कि बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, जैसे संगीतात्मक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, गणितीय बुद्धि आदि। स्टर्नबर्न ने क्या दिया है? त्रिविधि सिद्धांत दिया है, जिसमें विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि को बताया है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बीने के बारे में याद रखेंगे कि बीने ने आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि मापन की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न को देखिए, कक्षा में अनुपस्थिति को कम किया जा सकता है। अब्सेंट जो ज़्यादा है उसको कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, छात्रों से यह कहना कि कक्षा में अनुपस्थित रहना बुरी बात है। तो नॉर्मल तरीके से आप कह दोगे तो कोई भी नहीं मानेगा, तो ये सही नहीं आएगा। दूसरा चीज है छात्रों को दंड दिया जावे, दंड देने से तो और अब्सेंट हो जाएंगे। अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा करे, तो अनुपस्थिति के तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता, ये चीज पूछा ही नहीं है। अगला चीज है कक्षा को अनवरत और एवं प्रभावपूर्ण रूप में पढ़ाया जाए, मतलब इफेक्टिवली टीचिंग किया जाए और रेगुलर किया जाए, ठीक है, तभी जो है बच्चा जो है अब्सेंट नहीं होगा, मतलब पढ़ाई को रोचक बनाया जाए एक तरह से। तो सही वाला जवाब क्या है? डी वाला। अगला प्रश्न है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो आपस में मिलकर व्यवहार करना सीखता है, ये प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों सामाजिकरण। आसान सवाल है। अगला प्रश्न है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से कौन सी अवस्था संबंधित है? तो परंपराओं को धारण करने की अवस्था ये बाल्यावस्था में देखी जाती है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। जहाँ बच्चा अनुकरण करता है,
दूसरा देखिए आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, तो इसमें कोई आधार ही नहीं होता है, ठीक है, मतलब असमंजस और भ्रम की स्थिति वाली अवस्था होती है, तो इसमें चरित्र निर्माण नहीं हो सकता। चौथा है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, मतलब एक बेस मिल गया, तो जहाँ बेस मिल जाएगा, सोचने समझने की क्षमता आ जाएगी, आत्मनिर्भर होने लगेगा, उस समय वो अवस्था जो है चरित्र निर्माण से संबंधित होता है। तो ये आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था इसका सही जवाब है। स्वकेंद्रित अवस्था में बच्चा केवल अपनी भावना और दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है, उसमें परिपक्वता नहीं होती। अगला प्रश्न देखिए, शैक्षिक समरूपता है, मतलब एजुकेशनल इक्वालिटी, मतलब शिक्षा की समानता, इसी को कहा जा सकता है। ये क्या चीज़ है? तो ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, जिसके तहत अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, RTE 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संरक्षण संस्था है, तो शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार बालक अधिकार संरक्षण संस्था कौन सा है? तो SIERT ये जो है शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था है। SCPCR इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो ये बाल अधिकार संरक्षण स्टेट कमीशन है ना, तो यही वाला जो है इसका सही उत्तर होगा। और SDMC ये तो विद्यालय स्तर की एक समिति है, ठीक है, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी कहा जाता है, तो सही जवाब बी वाला होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, द स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज, मतलब इसमें मुख्य रूप से पूछा गया है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसके माध्यम से होता है। हालांकि प्रश्न थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो इसमें ऑप्शन में आपको देखना है कि किसके माध्यम से व्यक्तित्व का विकास होता है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब अधिगम अर्थात सीखने और शारीरिक विकास से व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तिगत अध्ययन ये शोध की प्रक्रिया है, विकास की अवस्था नहीं है। उपचारात्मक अध्ययन तो समस्या के समाधान हेतु किया जाता है, और इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं आएगा, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक बालक को सुनने में परेशानी हो रही है यदि, ऑप्शन नंबर ए है वार्तालाप के दौरान वह वक्ता के पास आ जाता है, तो बातचीत के दौरान वो बोलने वाले के पास आ जाता है, तो उन्हें सुनने में परेशानी हो रही, ये सही है। अधिकतया वह जोर से बोलता है, पाया गया है कि जिसको सुनने में परेशानी होती है वह प्रायः जोर से बोलता है। शिक्षक से वह सामान्यतया कृपया पुनः बताए कहता है, तो ये भी हो सकता है, तो इस तरह से सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब एक बच्चे को सुनने में परेशानी हो रही है, ये तीनों स्थिति में हो सकता है। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से, तो शरीर के आकार में किस कारण से वृद्धि होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण से होता है। इसके अंतर्गत हड्डियों, मांसपेशियों, ऊंचाई और वजन में वृद्धि शामिल होती है। संवेगात्मक विकास भावनाओं से संबंधित होता है। संज्ञानात्मक विकास जो है सोचने समझने से संबंधित होता है, और नैतिक विकास जो है सही गलत के निर्णय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, परीक्षण जिनमें लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है कहलाते हैं, तो लिखित शब्दों को शामिल किया जाता है उन्हें शाब्दिक परीक्षण कहा जाता है, लेकिन शायद ये लिखित परीक्षण में भी आ सकता है, जिसके कारण से इस प्रश्न को विलोपित किया गया है। मौखिक तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और भाषा परीक्षण जो है भाषा से संबंधित होते हैं, लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तो इंडिविजुअल लर्नर एक दूसरे से किस चीज़ में भिन्न होते हैं? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य दक्षता। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत सभी पर एक जैसे लागू होते हैं,
विकास की जो दर होती है वो सभी में भिन्न भिन्न होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। बालक का विकास इसका परिणाम है। तो बालक का विकास किसका परिणाम होता है? वंशानुक्रम का। ये तो होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें वातावरण का भी योगदान होता है। तो सही जवाब जो आएगा वो है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है बालक का विकास। ये आर्थिक कारक का ये तो बाद में आता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होता है? वंशानुक्रम और वातावरण, मतलब किस तरह का उसको वातावरण मिल रहा है और माता पिता के जो जेनेटिक संरचना है उसका परिणाम होता है बालक का विकास। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब है स्किनर। कहीं कहीं पर इसे हर्लॉग भी दिया जाता है, लेकिन मॉडल आंसर में इन्हें स्किनर दिया गया है और स्किनर ही इसका सही जवाब है। प्रश्न है, किसी विषय के शिक्षण के संदर्भ में इकाई का अर्थ है, मतलब किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं या किसी पुस्तक में इकाई दिया रहता है, उसका मतलब क्या होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी वाला। इसका सही जवाब है एक प्रकरण होता है जिसे पूरा करने के लिए कुछ पाठों की आवश्यकता होती है, मतलब कुछ पाठ मिलकर एक इकाई बनाते हैं, ये आप याद रखेंगे। प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था की अवधि कहाँ तक होती है? तो इसका सही जवाब है 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है? 6 से 12 वर्ष तक होती है। 5 वर्ष तक जो है शैशवावस्था लगभग होता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है? तो मानसिक रूप से मंदित कब कहा जाएगा? जब उसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होगा तो उसे कहा जाएगा मानसिक रूप से मंद, ठीक है। और 100 को तो सामान्य कहा जाता है और 120 को उच्च बुद्धि लब्धि कहा जाता है, ठीक है। और 90 सामान्य सीमा में ये भी आ जाता है 90। तो बुद्धि लब्धि की एरिया को आप याद रख लेंगे। प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था, ये बहुत ही आसान सवाल को पूछ लिया था। किशोरावस्था को कहा जाता है तनाव और क्रोध की अवस्था, इसी को तूफान काल भी कहा जाता है, ठीक है। शैशवावस्था में इस तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं होती है और न ही बाल्यावस्था में। तो ज़्यादातर तनाव होता है किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता या मैच्योरिटी का संबंध किस चीज़ से होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विकास, ठीक है। उम्र के साथ जो है परिपक्वता आती है जब जैविक विकास होते जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? विकास। बुद्धि जो है आंशिक रूप से परिपक्वता को प्रभावित करती है, पर परिपक्वता से सीधा संबंध नहीं होता। सृजनात्मकता अभ्यास और अनुभव पर निर्भर करता है और रुचि जो है व्यक्तिगत इंटरेस्ट क्या है? तो सही जवाब क्या है इसका? विकास। प्रश्न है, अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये किसने दिए हैं? तो अधिगम के 3 प्रारंभिक नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहेलबर्ग या कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं लॉरेंस कोलबर्ग? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नैतिक विकास, ठीक है। तो कौन सा वाला सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही जवाब होगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है युक्ति युक्तकरण। ये क्या होता है? व्यक्ति अपने व्यवहार को तार्किक रूप देता है जिससे तनाव कम होता है। प्रक्षेपण क्या चीज होता है? अपनी गलती या भावना को दूसरे पर थोपना, ये होता है प्रक्षेपण, ठीक है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला। शोधन का मतलब होता है स्वीकृत रूप में भावना का परिवर्तन। जैसे उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसको वो कविता में
ट्रांसफ़र कर लेता है, मतलब कविता में रूपांतरित कर लेता है, जिससे समाज स्वीकार करता है, तो ये होता है शोधन। तो किशोरावस्था में संवेग को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपकी एनर्जी को सही दिशा में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ठीक है, मतलब स्वीकृत भावना में चेंज कर दिया जाए। तो इसका सही जवाब आएगा सी वाला। आज का अंतिम एवं 30वां प्रश्न है, एक बुद्धि परीक्षण जो आपके भविष्य में कार्य करने की प्रकृति की भविष्यवाणी करता है कहलाता है। तो भविष्य में आप किस तरह से कार्य कर पाओगे या किस तरह सफल हो पाओगे, इसकी भविष्यवाणी जो करता है वो क्या चीज़ कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया है समायोजन परीक्षण। ये बताता है कि व्यक्ति कितनी अच्छी तरह स्थिति के अनुसार ढलता है, ये होता है समायोजन परीक्षण। दुश्चिंता परीक्षण चिंता के स्तर को नापता है। अभियोग्यता परीक्षण यह होता है भविष्य में किसी व्यक्ति के कार्य करने की संभावित क्षमता को मापता है, और यही कहलाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला। और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपलब्धि परीक्षण, मतलब अभी तक जो प्राप्त ज्ञान या कौशल को मापता है वो कहलाता है उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। तो सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सहायक शिक्षक भर्ती 2019 के बाल विकास के प्रश्नों को कवर किया, जो कि फाइनल मॉडल आंसर के अनुसार बिल्कुल सही है। इसी तरह से शिक्षक भर्ती एवं टेट परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।